क्या सरकार की तिजोरी जो है इस साल उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भर रही है? सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि एक ऐसी कमाई है जिसने सरकार को बड़ा सहारा दिया है, जिसने पूरे साल का बजट का जो कैलकुलेशन है उसको ही बदल दिया। हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार ने जिस रकम को पूरे फाइनेंशियल ईयर में जुटाने का लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य जो है साल खत्म होने से कई महीने पहले ही पूरा हो गया। आखिर सरकार के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? किसने सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया और क्या इसका फ़ायदा आम लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, लास्ट जहां तक हम लोगों ने चर्चा की थी डिविडेंड को लेकर, शायद आरबीआई की तरफ से 2.85 लाख करोड़ के आसपास का मिला था, फिर ये अचानक 3.13 लाख करोड़ कहाँ से आ गया सर? नहीं, देखिए, सरकार ने बजट में एक जो बजट का एस्टीमेट जो रखा था वो 3,16,000 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रखा था, जो सरकार ने आरबीआई से डिविडेंड या आरबीआई का सरप्लस और बैंकों और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकारी उसमें आते हैं, एनबीएफसीज हैं और दूसरे वित्तीय संस्थान हैं, उनसे जो मिलने वाला डिविडेंड है उसके लिए उसके लिए ये टारगेट रखा था कि इनसे इतना डिविडेंड मिल सकता है जी। अब ये आप समझिए कि अभी आपका जून तक का वक्त हुआ है, जुलाई हुई है और सरकार को एक लंबी चौड़ी रकम यहाँ से मिल गई है। इनफैक्ट जो बजट का एस्टीमेट था 3,16,000 करोड़, उसको ये रकम सरपास कर गई है और 3,24,000 करोड़ रुपए सरकार के किटी में ऑलरेडी आ चुके हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर सर, पर। और आसान भाषा में आपसे समझने की कोशिश करें, 3,16,000 करोड़ कब तक उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के पास आता? 3,16,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट था वो इस साल के लिए मतलब दिसंबर तक का माना जाए या फरवरी लास्ट? नहीं, देखिए, मार्च के लास्ट तक का जो इसीलिए मैं टारगेट पूछ है, रहा हूं। अच्छा, बिल्कुल, मार्च लास्ट तक सरकार को उम्मीद था कि 3,16,000 करोड़ आएंगे, लेकिन अभी जो है 1 अगस्त के आसपास हम लोग हैं सर, उस समय उससे पहले ही ये जो है पैसा आ गया। 30 जुलाई तक का जो आंकड़ा है वो है 3,24,000 करोड़ रुपए का। ओके सर, तो बहुत पहले आ गया सर, मतलब आधे महीने में ही आ गया, मतलब सॉरी आधा साल के आधे जो है 6 महीने से भी कम समय में आ गया है ये पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कैसे क्यों आया सर? अब ये समझाइए, इतना पैसा क्यों आया? नहीं, देखिए, डिविडेंड के तौर पर जैसे कि बैंक है, बैंकों से सरकार का या तो बैंकों की जो पेड अप कैपिटल है या उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या पीएटी है, उसका 20% हिस्सा सरकार ने तय किया है कि आप बतौर डिविडेंड सरकार को देंगे। बाकी एलआईसी है, एलआईसी के साथ या जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई कि आप कितना पैसा यहाँ पर सरकार को देना है। लेकिन एलआईसी से आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम आई है। उसके बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए, आरबीआई को के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए तो लगभग 8,813 करोड़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2,853, बैंक ऑफ बड़ौदा 2,811, पंजाब नेशनल बैंक 2,426 और कैनरा बैंक 2,397, इंडियन बैंक 1,815। इसी तरह से तमाम बैंकों की लिस्ट है, जिस हिसाब से जो है ये टोटल जो है अगर समअप करेंगे सर तो ये 3 लाख करोड़ के आसपास का जो है या उससे अधिक का जो है आंकड़ा बैठता हुआ नजर आएगा। तो सर एक बड़ी गुड न्यूज़ है कहिए सरकार के लिए। हाँ, देखिए, सरकार को ऐसे वक्त पर ये एक बड़ी राहत की बात है जब जियोपॉलिटिकल तमाम तरह की मुश्किलें और सरकार के सामने मौजूद हैं, चाहे महंगा क्रूड ऑयल हो या सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें हों, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कतें हैं, उस सब मोर्चे पर सरकार को यहाँ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा सर कहा गया है कि सरकार को जो है डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो है अच्छी खासी कमाई हुई है। इस मामले पर भी कुछ ऐड करेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट पे एक तो देखिए बड़ा जो सरकार कदम उठा रही है आईडीबीआई बैंक का, जिसमें जो फेयरफैक्स है उसने कनाडा की उसने पैसा लगाने की बात कही है। तो एक डिसइन्वेस्टमेंट पे सरकार अपनी गाड़ी को तेज़ी से बढ़ाने की आगे कोशिश भी कर रही है। हालांकि पिछले अगर कुछ सालों को देखेंगे तो सरकार ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट हैं वो नीचे लाए हैं और उनको रियलिस्टिक जो वैल्यूज देने की कोशिश की। हाँ, रियलिस्टिक वैल्यू देने की कोशिश की। नहीं तो पीछे ये हो रहा था कि सरकार के टारगेट बहुत ऊंचे रहते थे, उसको मीट ही नहीं कर पाते थे और जो रियल वैल्यू या रियल जो पैसा आता था वो बहुत कम आता था उसके। चलिए सर, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला खबर ये आ रहा है कि सर वित्त मंत्रालय ने जो है अपनी जो एक ताज़ा मंथली जो रिपोर्ट है जिसमें वो आर्थिक समीक्षा करते हैं उसमें कुछ जो है चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चेतावनी है बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है उससे बड़ा खतरा हो सकता है, और जो वही लगातार जो बात हम लोग कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो मैं डेटा देख रहा हूँ सर, WTI क्रूड 82 के आसपास है, ब्रेंट क्रूड जो है $88 प्रति बैरल के आसपास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि अगर ये
संतोषजनक या जो है कंफर्टेबल जोन के आसपास रहती तो हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर था। अब चूंकि हम 85 to 89% के आसपास इंपोर्ट करते हैं, ये आंकड़ा अगर ऊपर चला जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गया और तमाम चीज़ों को लेकर जो है परेशानियां बढ़ जाती हैं। ओवर टू यू, क्या है ये चित्र? नहीं, देखिए फरवरी से ही जब से विशाल लड़ाई की शुरुआत हुई मिडिल ईस्ट में, और उसके पहले से भी मुश्किलें चल रही थी, चाहे टैरिफ को लेकर देख लीजिए या रूस से तेल लेने को लेकर अमेरिका की आपत्ति को देख लीजिए, उन तमाम चीज़ों ने भारत के लिए एक मुश्किल पैदा की। और क्रूड को लेकर इसलिए भी चीज़ें बढ़ जाती हैं क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि 89-90% तक हम क्रूड का इंपोर्ट करते हैं भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और वित्त मंत्रालय ने जो अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा है कि क्रूड की कीमतों में फेरबदल और जो अनसर्टेनिटी है वो भारत के को दो मोर्चों पर यहाँ मुश्किलें हो सकती है। खास तौर पर एक आपका फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट है सरकार के, और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, दोनों मोर्चों पर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। हालांकि विशाल अच्छी बात यह है कि जो आपका अगर आप CAD को देखेंगे तो पिछले साल के लिए FY 25-26 के लिए तो ये लगभग $2.5 बिलियन रहा, जो GDP का 0.6% था। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि मौजूदा फिस्कल में यानी 2026-27 में ये बढ़कर 1.5% पर पहुंच सकता है। अगर आप जनवरी से मई तक के आंकड़ों को देखें जो आप CAD के, तो अच्छी बात यह है कि ये आपका सरप्लस रहा है 2.8 बिलियन प्लस आपका 7.2 बिलियन, यानी तकरीबन $10 बिलियन का भारत का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। इसी के साथ दूसरी जो चीज़ है महत्वपूर्ण, फिस्कल डेफिसिट। एग्जैक्टली सर, और फिस्कल डेफिसिट, इसके अलावा सर विदेशी मुद्रा भंडार भी जो है वो भी मजबूत रहा। हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार भी अगर आप लास्ट जो आंकड़ा देखेंगे तो $675 बिलियन से एग्जैक्टली सर, ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर जो है उसमें है सर। बिल्कुल। तो अब इन दो आंकड़ों के बाद अब बात आ जाती है फिस्कल डेफिसिट की। सरकार ने 25-26 में 4.4% का टारगेट हासिल किया है, 26-27 के लिए 4.3% का टारगेट है। माना जा रहा है कि अगर क्रूड के दाम ऊपर नीचे हुए तो यहाँ मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ भी है, सरकार केवल और केवल अब फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को चेज़ नहीं कर रही। सरकार दरअसल जो डेट टू GDP है देश का, उसको दरअसल कम लेवल पर लाना चाहती है। 50% पर, GDP के 50% पर डेट को लेकर आने का सरकार का टारगेट है। अगर अभी आप देखेंगे FY 26 में तो 56%, 56.1% था, और FY 27 के लिए से 55.6% रखा है। तो सरकार इस टारगेट पर दरअसल अब ज़्यादा फोकस कर रही है कि इसको किस तरह से नीचे लाकर डेट टू GDP जो रेशियो उसको 50%। और क्या इसमें मैं ग्रोथ के आंकड़ों को भी जोड़ सकता हूं सर? सरकार ग्रोथ को भी जो है तवज्जो दे रही है? बिल्कुल, ग्रोथ को तवज्जो दे रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे RBI ने लगातार पिछले कुछ जितने बार आपका मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई है, RBI ने ग्रोथ के नंबर्स को ट्वीक किया है। महंगाई के नंबर बढ़े हैं, ग्रोथ के जो आउटलुक है या फोरकास्ट है RBI का, उसमें RBI ने थोड़ा इन नंबर्स को मॉडरेट किया है। चलिए सर, क्रूड ऑयल को लेकर इतनी आफत हो रही है तो उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आज ही मैं न्यूज़ रूम में आपसे चर्चा कर रहा था, आप कह रहे थे कि 22 लाख करोड़ के आसपास की जो इंडस्ट्री, जिसको नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि ये जो है लॉबिंग कर रही है। आज ही आप कह रहे थे कि जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें अगर ऊपर रही तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो है थोड़ा खतरा वो हो सकता है। इसको लेकर आज सरकार की तरफ से एक बयान आया कि अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते तो आज जो है पेट्रोल जो आपको 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, 105, 103 के आसपास, वो कहीं ना कहीं 125 रुपये के आसपास मिलता। तो क्या इस मोर्चे को भी उन्होंने मार्च अप्रैल की ये बात कही है कि मार्च अप्रैल में ही इसके दाम 125 रुपये तक पहुँच जाते, क्योंकि वो पीरियड था जब आपका क्रूड का दाम जो है वो $110 तक आपका ऊपर चला गया था, और वहाँ से एक बड़ी चिंता पैदा हुई थी। तो सरकार ने ये कहा है, नितिन गडकरी साहब ने, कि अगर आप एथेनॉल न मिला रहे होते तो आज आपको उस वक्त आपको लिए या सरकार को दाम इतने बढ़ाने पड़ते, जबकि सरकार ने केवल 7-7.5 रुपये ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। तो जाहिर तौर पर देखिए, एथेनॉल आप ब्लेंड कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हो गई, और सरकार इस बात को पहले भी कह चुकी है। जो FAQs आए थे, या जो हरदीप सिंह पुरी ने, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने जो एक PC की थी, इंटरव्यू दिए थे, उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि जब तक क्रूड जो है $70-75 के लेवल पे रहता है, इसका
जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है इसका वैसा असर दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही क्रूड 120, 100 या $100 या $110 के पार जाता है, तब ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बदल जाता है। और उसी बात को संभवतः यहाँ पर नितिन गडकरी। लेकिन सर, जब क्रूड ऑयल को लेकर इतनी आफत है, इतनी चिंता है इकॉनमी को लेकर, उसके अगर उसको कोरिलेट करके देखेंगे तो और क्या क्या वेज हो सकती है इंडियन इकॉनमी को संभालने के लिए, और क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं? नहीं देखिए, एक तो मान लीजिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कुछ पैसा बचे। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना CAD को जो है वो आपको सरप्लस लेकर आना होगा। करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसको करंट अकाउंट सरप्लस बनाना होगा। सीधे तौर पर आप जितना माल खरीद रहे हैं उसके मुकाबले आपको, जैसा चाइना के साथ है, आपके एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होंगे तो आपके पास डॉलर ज़्यादा आएंगे या आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा बड़े होंगे। उस स्थिति में आप जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं क्रूड को लाने में, उस पैसे को आप आराम से खर्च कर सकते हैं। और इन सेक्टर्स को रिवैम्प करने के लिए, इन सेक्टर्स को बिल्कुल आपके पास तब कंफर्टेबल पोजीशन होगी अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, FDI है, FIIs का पैसा है और आपका एक्सपोर्ट है, ये अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर होंगे तो आप यहाँ पर राहत पा सकते हैं।